हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे एक प्रॉब्लम जो कि बिहार जुडिशरी में 2000 में बिहार के एग्जाम में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि डिस्कशन कर रही। आप मेरी वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। दीवानीवाद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाइए। जो सिविल सूट है उसके विभिन्न जो स्टेजेज हैं उसको जो है शॉर्ट में समझाने के लिए पूछता है। ये मेंस का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए पूरा मेरा वीडियो वॉच कर लीजिए। दीवानीवाद से तात्पर्य एक ऐसे वाद से है जिसमें कि महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रवर्तन की मांग की जाती है। मतलब कह रहा है कि दीवानीवाद का क्या तात्पर्य है, एक ऐसे वाद से है जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार दीवानी प्रकृति का वाद ऐसे वाद को कहते हैं जिसमें कि संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है। इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है। स्पष्ट शब्दों में दीवानी प्रकृति का वाद एक ऐसे वाद को कहते हैं जिसमें संपत्ति संबंधी, पद संबंधी अधिकार या अन्य कोई अधिकार सिविल अधिकार प्रतिवादित है। मतलब कह रहा है कि दीवानी प्रकृति का वाद, इससे तात्पर्य क्या है, एक ऐसा वाद जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। जब हम धारा 9 के जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है उसको देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि दीवानी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि वाद क्या होता है। तो उसमें कहता है एक ऐसा वाद जिसमें कि पद संबंधी या संपत्ति संबंधी कोई अधिकार प्रतिवादित है। तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार जो है धार्मिक कृत्यों या कर्मों के प्रश्नों के पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, वह वाद क्या होगा, दीवानी प्रकृति का वाद होगा। या स्पष्ट शब्दों में कह लें कि दीवानी प्रकृति का वाद एक ऐसे वाद से है जिसमें कि संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या अन्य अधिकार जो कि सिविल अधिकार हैं वह प्रतिवादित है। दीवानी प्रकृति के वाद में ऐसे अधिकारों की मांग वाद पत्र प्रस्तुत कर की जाती है। दीवानी प्रकृति में जो सिविल राइट हैं उनके जो उसकी मांग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करने का प्रयास प्रिवी काउंसिल ने 1935 में हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल कंपनी लिमिटेड AIR 1935 SC में कहा। वाद पत्र किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हंसराज बनाम देहरादून के मामले में प्रिवी काउंसिल ने 1935 में करने के लिए किया। इसके अनुसार वाद शब्द का अभिप्राय किसी विशेष संदर्भ से भिन्न ऐसी दीवानी कार्रवाई से है। मतलब कह रहा है कि वाद का शब्द का अभिप्राय है किसी विशेष संदर्भ से भिन्न ऐसी दीवानी कार्रवाई से जो कि वादपत्र प्रस्तुतिकरण द्वारा संसित किया जाता है। मतलब कह रहा है कि ऐसी दीवानी कार्रवाई है जो कि वादपत्र प्रस्तुतकरण द्वारा संस्थित किया जाता है। जब कोई कार्रवाई वादपत्र प्रस्तुत करके संस्थित की जाती है तथा निर्णय प्राप्त करने के लिए ऐसी कार्रवाई विभिन्न चरणों में पूरी की जाती है जिसमें विभिन्न चरण होते हैं। मतलब कह रहा है कि वाद पर प्रस्तुत किया जाता है और वो जो कार्रवाई है वह विभिन्न चरणों द्वारा पूरी की जाती है। कौन कौन से चरण हैं, तो आइए देखते हैं। पहले तो होता है वाद पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे ही वाद पर प्रस्तुत किया जाता है सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन जारी कर दिया तो जो है लिखित कथन के लिए प्रतिवादी प्रस्तुत करता है। ठीक है, लिखित कथन प्रतिवादी प्रस्तुत करता है। तीसरा स्टेज है, पहले तो वाद पत्र प्रस्तुत होता है, दूसरा सम्मन जारी होता है, तीसरा लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा जो एडवर्स पार्टी है उसके द्वारा जो है रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है। फिर कह रहा है चौथा खंड प्रावधान कि न्यायालय द्वारा फैक्टिंग इशू की विरचना की जाती है। न्यायालय क्या करता है, वाद बिंदु की विरचना करता है। फिर क्या होता है, दोनों पार्टियों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात दोनों पार्टियों में बहस होती है।
सबसे पहले क्या होता है कि वाद पत्र आता है, वाद पत्र आने के बाद समन जारी होता है, समन जारी होने के बाद रिटन स्टेटमेंट आता है, फिर न्यायालय क्या करता है, फैक्ट इन इशू बनाता है, फिर जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, दोनों पार्टियों में बहस होती है, बहस के बाद आदेश या डिग्री या निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। इसके बाद क्या करता है, जो कोर्ट है वह डिलीवर करती है या तो ऑर्डर या तो डिग्री या जजमेंट जो है देती है। निर्णय के अनुसरण में डिग्री तैयार की जाती है। इसके बाद क्या है कि जब दे दिया तो फिर क्या होता है, निर्णय के अनुसरण में डिग्री बनाई जाती है। फिर 9 कहता है डिग्री का निष्पादन होता है और निष्पादन होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय या डिग्री के विरुद्ध जो पार्टी उससे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वह क्या करेगी, अपील करेगी। तो क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले जो है प्लेंट आता है यानी कि वाद पत्र आता है, फिर क्या होता है, समन जारी होता है, समन जारी होता है तो प्रतिवादी जो है अपना लिखित स्टेटमेंट लाता है, रिटन स्टेटमेंट लाता है, फिर न्यायालय जो है वाद पत्र और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर क्या करता है, वाद बिंदु की विवेचना करता है। वाद बिंदु बन जाता है तो दोनों पार्टी अपना साक्ष्य पेश करते हैं, साक्ष्य पेश करते हैं, दोनों में पार्टियों में बहस होती है। बहस होने के पश्चात न्यायालय को लगता है तो वह क्या करेगा, आदेश देगा, निर्णय देगा या फिर जो है डिग्री देगा। मतलब क्या, ऑर्डर देगा या फिर डिग्री देगा या फिर जो है जजमेंट देगा। जजमेंट के अनुसरण में डिग्री बनाई जाती है और डिग्री का निष्पादन किया जाता है। फिर जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय या डिग्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करती है। इस प्रकार कोई भी कार्यवाही दीवानी वाद के रूप में संस्थित की जाती है। इस प्रकार कोई भी कार्रवाई दीवानी वाद के रूप में संस्थित की जाती है और जब तक उस पर अंतिम आदेश नहीं दिया जाता तब तक कार्रवाई उपयुक्त चरणों से होते हुए आगे बढ़ती है और जब तक अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता तब तक कार्रवाई क्या है, उपयुक्त चरणों से होते हुए आगे बढ़ती है। वाद पर प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय क्या करेगी, सम्मन जारी करे। वाद पत्र आ गया तो न्यायालय क्या करेगी, दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करी गई। सम्मन की कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 27 है उससे लेकर जो है धारा 32 तक में सम्मन के बारे में प्रावधान किया गया है। साथ ही आदेशों में भी उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। दूसरा पक्ष जब न्यायालय में हाजिर होता है तथा वह जिस कार्यवाही के माध्यम से अपना बचाव करता है उसे लिखित कथन का उल्लेख लिखित कथन का उद्देश्य आदेश 8 में किया गया। जो रिस्टेट स्टेटमेंट है उसके संबंध में प्रावधान धारा आदेश 8 में किया गया है। मतलब वाद पत्र के संबंध में धारा अभिकथन के संबंध में जो है अभिवचन के संबंध में धारा 6 में कहा गया है और आदेश 6 में कहा गया है और फिर आदेश 7 में वाद पत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है और आदेश 8 में जो है रिटन स्टेटमेंट के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर जब न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित हो जाते हैं तब न्यायालय उनकी उपस्थिति में वाद में उचित निर्णय के लिए क्या करता है, बताया था फैक्ट इन इशू की विवेचना करता है। न्यायालय दोनों पक्ष आ गए तो क्या करेगा, फैक्ट इन इशू बनाएगा और वाद बिंदुओं पर निर्णय प्रदान करेगा। न्यायालय इस निर्णय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रदान करता है तथा आदेश के द्वारा समुचित उपचार प्रदान करता है। इस प्रकार कोई भी दीवानी कार्रवाई इन चरणों से होते हुए पूरी होती है। मतलब कह रहा है कि कोई भी कार्यवाही क्या होगी, दीवानी चरणों में इन प्रक्रियाओं से चलती है तो तभी पूर्ण मानी जाती है। इस विषय पर निर्देशक वाद सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 एससी का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आदेश
जो 8 है के अधीन लिखित कथन के लिए समय सीमा 90 दिन से अधिक बढ़ाया जाना अपवादित परिस्थितियों में ही संभव है। वे परिस्थितियां प्रतिवादी के नियंत्रण के बाहर हो। मतलब इस केस में क्या कहा गया था, जो आदेश 8 में जो लिखित स्टेटमेंट प्रस्तुत होता है उसकी सीमा जो है 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में जो कि अपवादित है तभी बढ़ाई जाएगी जबकि जो है प्रतिवादी के नियंत्रण के बाहर ऐसी कंडीशन हो। इस तरह मैंने आपको दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो दीवानी वाद संस्थित होता है उसकी विभिन्न चरणों को बताया, जो कि बिहार जुडिशरी 2000 में पूछा गया था। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।